महेश पाटिल जुड़ रहे हैं, आदित्य बिरला एएमसी के को सीईओ, और बहुत सारी फंडामेंटल इश्यूज हैं जो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। महेश, गुड मॉर्निंग। 18 या ऑफ गुड संदेश में मॉर्निंग। स्वागत है। शानदार लग रहे हैं आप। काफ़ी दिनों बाद आप हमारे शो पे आए हैं, अभी मैंने रियलाइज़ किया। चलिए, अच्छा है आए तो। ये बताइए महेश कि कल कमेंट्री आपने कैसी एनालाइज की? एक तरफ येलेन बोल रही हैं कि सबको ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं मिलेगा सारे बैंकों को, और दूसरी तरफ पावेल साहब बोल रहे हैं कि शायद एक आध हाइक और है। बाजार थोड़ा घबरा गया। आपने क्या रीड किया? या सो यस, कल की जो पॉलिसी थी वहां पे मार्केट का थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि शायद यहाँ पे जो रेट हाइक है वो ना हो। कहा यूएस में जो बैंक की हालत है, सिचुएशन है, और वहां पे थोड़ी सी अभी मार्केट को एक तरह से कॉन्फिडेंस देने की काफी जरूरत थी। तो कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से अभी रेट हाइक शायद पॉज होगा थोड़े टाइम के लिए, और बैंक की जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस है यूएस की उसको थोड़ा स्टेबल करने जाए। बट आई थिंक पॉवेल ने काफी क्लियर किया है कि इन्फ्लेशन की तरफ जो उनकी लड़ाई है वो एक तरफ है, और बाकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो एक दूसरी तरफ है। तो दोनों को उन लोग मिक्स नहीं कर पा रहे। तो बैंक्स को स्टेबिलिटी देने के लिए उनको उन्होंने लिक्विडिटी विंडो जो है वो ओपन की है। तो वो वहां से उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे और अश्योर करेंगे कि बैंक्स की कुछ भी उसमें रन डाउन नहीं आए, और 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 स्टेबिलिटी जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बरकरार रहे। और इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए अभी भी इकोनॉमी थोड़ी उनको स्लो डाउन करने की जरूरत है। और इन्फ्लेशन जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है यूएस में अभी भी थोड़ा जिस तरह से नीचे आना चाहिए वो अभी तक नीचे नहीं आ रहा है। इसीलिए जो रेट हाइक सिलसिला है वो अभी तक जारी रखा है। हालांकि आई थिंक यूएस ने क्लियर किया कि अभी जो एक्सपेक्टेशन है अभी ज्यादा यहाँ से रेट हाइक्स नहीं दिख रहे हैं। एक वन मोर एक रेट हाइक 25 बेसिस का हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 5.1% पॉलिसी रेट आके रुक जाएगा। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है। जो लाइन जो एक्सपेक्टेशन थी पहले उसके इन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थी ओवरऑल पॉवेल की जो पॉलिसी है। और यूएस बैंक्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ अभी के लिए तो कि एक मेजर कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकता है। जो कॉन्फिडेंस देना चाहिए फेडरल फेड से और सेंट्रल बैंक से बैकस्टॉप प्रोवाइड करने के लिए और जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए वो उन लोग कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए। हालांकि अभी यहाँ से ग्लोबली कितनी इम्पैक्ट आती है ग्रोथ पे और ग्रोथ स्लो डाउन कितना जोर से होता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ग्लोबल मार्केट कैसा करेगा, और अपना मार्केट भी उसके साथ रिएक्ट करेगा। ओके, ऑलराइट। मॉर्निंग महेश। एक्चुअली ये बहुत बड़ा वर्ड भी है, जैसे आप जो बताएं कि यहाँ से शायद स्टेबिलिटी थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि बाजार इसी स्टेबिलिटी के तलाश में काफ़ी समय से। इनफैक्ट इंडिया तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अदरवाइज ओवरसीज मार्केट्स को भी, जबकि हमारे लिए इतनी बड़ी दिक्कतें भी नहीं है। लेकिन हम किस वजह से इतना गिर रहे हैं? इंडिया के अपने इंटरनल्स क्या एक बड़ी वजह है, या फिर हमें भी सिर्फ ओवरसीज का ही एक हैंगओवर दिख रहा है? सो इंडिया मार्केट ये साल में ईयर टिल डेट अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स। और उसका कारण एक था कि पहले देखा है कि फर्स्ट 2 महीने में काफी एफआईएस की सेलिंग थी। और उसका कारण ये था कि इंडिया लास्ट ईयर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, आउट परफॉर्म किया था। इंडिया की जो वैल्यूएशंस है, मार्केट की वैल्यूएशंस जो हम देखते हैं जैसे कि प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल या प्राइस टू बुक वैल्यू, वो बाकी रीजनल मार्केट्स जो इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले काफी महंगे हो गए थे। जो प्रीमियम था इंडिया का काफी बढ़ गया था। इसीलिए और चाइना भी ओपन हो रहा था लास्ट आई मीन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो एक ट्रेड बन रहा था कि काफी फॉरेन फॉरेन एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल के रीजनल मार्केट्स या चाइना, कोरिया, ताइवान वहां पे पैसा जा रहा था। और इसके कारण हमने देखा कि अपने यहाँ पे मार्केट का थोड़ा करेक्ट हुआ था, और थोड़ी स्लो डाउन भी हो रही थी। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है यहाँ पे और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वहाँ पे थोड़ी मात्रा में स्लो डाउन हमें दिख रहा था। तो इसके कारण आई थिंक इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म किया। बट अभी देखा जाए तो अभी जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, अभी मार्केट इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इनफैक्ट अभी इनफैक्ट इंडिया का जो पी मल्टीपल है मार्केट का वो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही है। और इंडिया का जो प्रीमियम था इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर वो काफी भारी मात्रा में अभी नीचे आ गया है। तो यहाँ से अभी इवन एफआईआईएस की जो सेलिंग है वो काफी मात्रा में अभी कम हो गई है।
तो यहाँ से आई थिंक लग रहा है कि मार्केट अभी इन लाइन चलना चाहिए ग्लोबल मार्केट से, अपने हमें इंडियन मार्केट्स अभी इतना अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए। भले इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले इंडिया में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी जो है वो इंटैक्ट नज़र आती है। तो फिर इस इंटैक्ट ट्रैजेक्टरी में कौन से स्पेसेस हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स पर इनफैक्ट, क्योंकि यूएस मार्केट्स में तो बैंक का बड़ा संकट था, लेकिन भारतीय बाजार के लिए डोमेस्टिक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की सिचुएशन आपको कैसी लग रही है? क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन ट्रैजेक्टरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्या भरोसा इस सेक्टर पर अब भी इंटैक्ट है? तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफी मजबूत है। वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ अभी अभी तक स्ट्रांग है, बट हमें लग रहा है कि वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, बिकॉज ओवरऑल इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, बिकॉज इन्फ्लेशन जैसा कम होगा तो वो कम होगी, बट फिर भी 10-12% क्रेडिट ग्रोथ हमें दिख रही है नेक्स्ट ईयर। और ओवरऑल बैंक्स के जो मार्जिन है काफी बरकरार है। हालांकि नेक्स्ट ईयर मार्जिन थोड़ी नीचे आ जाएंगे, जैसे कि डिपॉजिट कॉस्ट है बैंक्स के भी काफी एक जोर से सभी बैंक्स डिपॉजिट रेज कर रहे हैं, और डिपॉजिट रेट्स काफी ऊपर आ गए, तो उसका कारण, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड्स में आ सकता है। बट उसके बावजूद भी जो ओवरऑल मार्जिन है जो एक साल पहले तो उससे ऊपर ही रहेंगे। और ओवरऑल एनपीए साइकिल जो है, क्रेडिट एनपीएस बैंक के है बोथ कॉर्पोरेट और रिटेल, वो भी काफी मात्रा में कम है, तो क्रेडिट कॉस्ट कम रहेगी। तो ओवरऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक इंडिया की जो बैंकिंग की ओवरऑल कैपिटलाइजेशन है, आई मीन वेरी वेल कैपिटलाइज्ड है बैंक्स, तो ऐसा कुछ मेजर इशू हमें नहीं दिख रहा है। और अर्निंग्स ग्रोथ भी बैंक्स की ओवरऑल देखेंगे सेक्टर को, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। हालांकि ये सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज यूएस का जो बैंकिंग प्रॉब्लम हुआ उसके कारण थोड़ी डी रेटिंग हुई है, बट हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा डी रेटिंग, बिकॉज अभी वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस से बैंक्स में। राइट ये बताइए कि अर्निंग्स ग्रोथ में रिस्क किस तरह के बन रहे हैं? अगर स्लो डाउन आगे 1-2 क्वार्टर में भी और नजर आएगा, आपको लगता है कि इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन में थोड़ा डाउनसाइड है, क्योंकि अर्निंग्स में भी बहुत ज्यादा कट नहीं आए, लोगों ने अपने एस्टिमेट्स को एडजस्ट नहीं किया लोअर, या वो पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है? हाँ, आई मीन इंडिया की अगर अर्निंग ग्रोथ देखे अगर नेक्स्ट ईयर फिस्कल के लिए भी, तो अभी भी 13% काइंड ऑफ 13-14% ग्रोथ दिख रही है, काफी अच्छी है कंपेयर टू जो डाउनग्रेड्स हमने देखे हैं ग्लोबल मार्केट्स में और यूएस में स्पेसिफिकली। और यहाँ पे अगर एक सी अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है वो काफी हद तक सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर जैसे बैंकिंग हो गए, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, टेलीकॉम, वहां पे ग्रोथ ठीक ठाक है, और उसके कारण ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ हमें 13-14% के आसपास दिख रही है। यहाँ पे अगर रिस्क हो जाएगा तो थोड़ा सा अभी जो इकोनॉमिक में रिकवरी दिख रही है, स्पेशली रूरल इकोनॉमी में हमें दिख रहा था कि यहाँ पे ये साल में अच्छी रिकवरी आनी चाहिए, बट एक तरह से जो अभी तक जो मानसून का जो अभी फोरकास्ट आ रहा है और एल निनो इफेक्ट जिस तरह से इम्पैक्ट आएगा, तो अगर वहां से अगर मानसून अगर नेक्स्ट ईयर अगर बराबर नहीं होगा और अनसीजनल रेन्स आते हैं, तो रूरल इकोनॉमी में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और जो रूरल डिमांड को जो पिकअप की अपेक्षा थी वो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, और उसका इम्पैक्ट आ सकता है कंज्यूमर सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहां पे डाउनग्रेड्स हो सकते हैं। तो वहां पे थोड़ी हमें रिस्क दिख रही है। और जो ग्लोबल सेक्टर्स है या फेसिंग सेक्टर्स है, वहां पे जैसे आईटी हुआ और कमोडिटीज, वहां पे अगर ग्लोबल ग्रोथ और स्लो डाउन हो जाती है और काफी लंबे समय तक स्लो डाउन रहती है, तो वहां पे भी थोड़े डाउनग्रेड्स आ सकते हैं। बट आई थिंक एक अच्छी बात है कि काफी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ग्रोथ, ऐसा नहीं कि एक दो सेक्टर से ही जो ग्रोथ आ रही है। तो हमें ज्यादा डाउनग्रेड्स अभी भी नहीं दिख रहे हैं, अगर डाउनग्रेड्स हो गए तो भी अराउंड फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स डाउनग्रेड हो सकते हैं। अभी भी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट में हो सकती है, हालांकि थोड़ी 3-4-3-4% डाउनग्रेड्स की गुंजाइश यहाँ से हो सकती है। ये बताइए महेश कि आपका व्यू ब्रॉडर मार्केट पे क्या आ रहा है? जो 18 महीने का कंसोलिडेशन देखा हमने, उसमें ब्रॉडर मार्केट तो शुरुआत से करेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखें, टॉप से 25% 20% डाउन है, और इंडिविजुअल काउंटर्स मोर देन हाफ 30-40%। वहां पे वैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट ज्यादा मजबूत हो रहा है क्या, स्पेशली डोमेस्टिक ओरिएंटेड मिड कैप स्मॉल कैप्स पे?
2-3 साल का व्यू लेके? सो यू आर राइट कि मार्केट्स की जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे काफी मात्रा में करेक्शन हुई है। जहाँ जब भी रिस्क ऑफ होता है और लिक्विडिटी टाइटन होती है तो हमें दिखता है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है, मिड कैप स्मॉल कैप है, वहाँ पे ज्यादा करेक्शन होती है। और जो भी मार्केट में जो फ्रॉड था, स्पेशली सम ऑफ जो हाई ग्रोथ कंपनीज, हाई पी मल्टीपल्स थे, वो अभी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है। तो मार्केट्स में कुछ पॉकेट्स में डेफिनेटली वैल्यू अभी इमर्ज हो रही है। हालांकि कुछ से कंपनीज में अर्निंग्स की भी आई मीन कंसर्न्स आ रहे हैं, जैसे कुछ सेक्टर्स में स्लो डाउन हमें दिख रहा है। बट अगर हम यहाँ से मार्केट का अगर 3 साल का अगर व्यू लेते हैं तो हमें लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफी मात्रा में रेजिलियंट है। ज्यादा हमें उसमें डिक्लाइन नहीं दिख रही है डिस्पाइट जो भी ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं। और इसके कारण रखते हुए डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, स्पेशली जो स्मॉल कैप मिड कैप है, वो काफी मात्रा में डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है। तो वहाँ पे ग्रोथ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ठाक होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स है और सेंटिमेंट वीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स नीचे आ गए, उनके मल्टीपल्स भी नीचे आ गए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में आई थिंक 3 साल के व्यू से आई मीन कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट अभी आ रहा है, आई थिंक एक अच्छा मौका है बिल्डअप करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है कि एक स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर में वहाँ पे रिस्क भी है। कुछ सेक्टर्स में, कुछ कंपनीज में दिख रहा है कि वहाँ पे काफी मात्रा में अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो हमें उसमें संभल के रखना चाहिए और काफी स्टॉक स्पेसिफिक होके कंपनी को फोकस करके, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी, बिजनेस स्टेबिलिटी है और बैलेंस शीट ठीक ठाक है, ऐसे कंपनीज को अगर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो या थोड़ी आई मीन मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ पे हमें अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दिख रही है। और वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स के लिए भी हम लोग बोल रहे हैं कि 3 साल के होराइजन से एलोकेशन करना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में वहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से लार्ज कैप जो है हमें फेवर कर रहा है। बट अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो अपने अगर 3 साल का व्यू लेते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ पे डेफिनेटली गुंजाइश है कि थोड़ी एलोकेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में आप एलोकेशन लेकिन थोड़ा सा लंबा नजरिए के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया महेश, आज समय देने के लिए, ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, थैंक यू। तो